दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, गोपालगंज रोड में अगर आप जमीन ले रहे हैं, जमीन लेना चाहते हैं, घर, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री या फिर कोई उद्योग धंधा लगाने के लिए जमीन खोज रहे हैं, तो फिर आप ग्रीन सिटी से जमीन ले सकते हैं। बिल्कुल विश्वसनीय कंपनी है। ग्रीन सिटी की हेड ऑफिस रेवा रोड, भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर में है। इसका संपर्क नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। मोबाइल नंबर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप अगर अपने बिजनेस का प्रमोट करना चाहते हैं केडीबी लैब में, तो फिर आप हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के किशनगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीते सोमवार को किशनगंज के एक मॉल में काम करने वाली लड़की से मैनेजर ने यह कह दिया कि वे मुस्लिम है, इसीलिए नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मॉल में काम करने वाली लड़की ने यह आरोप लगाया है। यह धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप मॉल के मैनेजर पर लगा है। पूरा मामला किशनगंज शहर के पश्चिम पालिश में स्थित वी मार्ट मॉल का है। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि सोमवार की देर शाम मॉल में ही काम करने वाली एक लड़की ने अपने मैनेजर लालजी गुप्ता पर यह आरोप लगाया है। लड़की का कहना था कि लालजी गुप्ता ने कहा कि तुम मुसलमान हो, इसलिए नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। भेदभाव किए जाने के विरोध में मॉल में काम कर रहे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के कर्मी गोल बंद हो गए। इसके बाद मैनेजर के खिलाफ जम करके हंगामा करने लगा। दोस्तों बिहार न्यूज में बात करेंगे कि बिहार के कटिहार में हर साल गंगा कोसी के संगम स्थल मनिहारे में प्रलयकारी बाढ़, उसके बाद कटाव से सैकड़ों परिवार विस्थापित होने का डंस झेल रहे हैं। कटिहार जिला के मनिहारे अनुमंडल के 3 पंचायत प्रभावित हैं, जिसमें बागमरा, गांधीटोला, बोलिया शामिल है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बागमरा कटाव स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ कटाव से निजात पाने के लिए कई विभागीय टेक्निकल टीम भी मौजूद हैं, ताकि कटाव पीड़ितों को कटाव से सुरक्षा निजात मिल सके। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ कटाव स्थल पर ही आवश्यक मीटिंग की। कटाव निरोधी कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला के कोचाधामन में एक बैंक के बाहर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी ग्रामीणों के हत्यार चढ़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी जमकर की पिटाई कर दी। जब पिटाई से तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जब वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच करके मामले की छानबीन में जुट गई। ग्रामीणों से अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। मामला किशनगंज जिला के कोचाधामन में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि परवेज आलम नाम का एक व्यक्ति बैंक से रुपए निकासी करके निकल रहा था। इस दौरान अपराधी उसे लूट का शिकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन तभी ग्रामीणों की नजर अपराधियों पर पड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों अपराधियों को दबोच लिया। जब ग्रामीणों ने तीनों आरोपियों के हाथ पैर बांध करके जम करके पिटाई कर दी। इससे तीनों को काफी चोटें आई है। वहीं इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुट गई। दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अपने इसी यात्रा के तहत राहुल गांधी राजस्थान में हैं। यहाँ एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मीडिया की शिकायत करते हुए कहा कि मीडिया टीवी पर उन्हें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उन पर लगाम लगा हुआ है। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, आज मैं इनसे मिला तो फिर मजाक चल रही थी। मैंने इनसे कहा कि देखिए, ये मत समझिए कि मैं आप लोगों की बुराई कर रहा हूं। मैं कभी कभी बैठक में कहता हूं कि प्रेस के हमारे मित्र तो हैं, लेकिन हमारी बात को कभी नहीं दिखाते हैं। तो कैसे ये मित्र हैं हमारे? हम लोग मनरेगा की बात करते हैं तो वो दिखाते ही नहीं है। हम नोटबंदी के बारे में बोलते हैं, उसको भी ये लोग नहीं दिखाते हैं, मेरे मित्र नहीं दिखाते हैं। गलत जीएसटी के बारे में हम बोलते हैं तो वो भी मित्र लोग नहीं दिखाते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि तो देखिए, आपकी गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके पीछे लगाम लगी हुई है, आपको झुका देता है। जो आपके दिल में है और जो आप बोलना चाहते हैं उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों ने आपके पीछे लगाम लगा रखा है, मैं उनसे सवाल करता हूं।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में किशनगंज से आए एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि सरकारी जमीन का निजीकरण किया जा रहा है। अंचल का कर्मचारी और सीईओ मिलकर के सरकारी जमीन का ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर दिया है। जब पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगा करके कहा है कि आपका अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, इसको देखिए और तुरंत एक्शन लीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी भूमि को यानी कि सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर रहा है, किसी को अलॉट कर रहा है। नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कहा कि आप भी जाकर के देखिए सरकारी जमीन को निजी से कब्जा करवाया जा रहा है, जहाँ देखिए जाकर के कि कार्रवाई हो रहा है कि नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 13वीं किस्त भी 1 महीने के अंदर भेजी जा सकती है, यानी कि नए साल पर किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। किसानों के खाते में ये राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये की राशि भेजी जाती है। यह सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि देती है। ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 3-3 किस्तों में भेजी जाती है। आपको बता दूं कि ई-केवाईसी और फिर भूलेखों का सत्यापन नहीं कराने वाले किसानों को पीएम किसान योजना की किस्त से वंचित रखा जाएगा। जहां 13वीं किस्त पाने के लिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर के पूरा करें। जहां ऐसा नहीं करने वाले किसानों के खाते में इस योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी। अगर आप पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फार्मर कॉर्नर पर विजिट करना होगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाकर के अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना को लेकर के किसी भी तरह की समस्या होने पर आधिकारिक मोबाइल नंबर, फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यह नंबर है 155261। दूसरा नंबर है 1800115526 या फिर तीसरा नंबर है 011233811092 पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर अब एजेंसियां कदम उठा सकती हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर्तन एजेंसियों से कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करें। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को कौन भेज रहा है, इसको पता लगाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजस्व खुफिया अधिकारियों को प्रत्येक मामले को जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। वित्त मंत्री का कहना है कि तस्कर कुछ सबूत जरूर छोड़ देंगे जिनको आधार बना करके बड़े अपराधी तक पहुंचा जा सकता है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि तस्कर आपसे अधिक चालाक ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सिर्फ नशीले पदार्थों के पाउच या फिर कुछ कोकीन के साथ किसी को पकड़ लेने से काम नहीं होने वाला है। जहाँ देश में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप किसके जरिए भेजी जा रही है, उसे पकड़ना होगा। आपको बता दूं कि पिछले कुछ वक्त से गुजरात के बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े गए थे। वहीं गुजरात में पिछले सप्ताह लगभग 478 करोड़ रुपए की 143 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त किया गया था, लेकिन ये खबर नेशनल मीडिया में नहीं चली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर के सख्ती लगातार बढ़ रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ पिछले 1 महीने यानी कि नवंबर माह में हर दिन 4282 छापेमारी की गई है, जिनमें औसतन 1529 लोग हर दिन गिरफ्तार किए गए हैं। सोमवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया है कि नवंबर महीने में पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने मिलकर के 1,28,000 से अधिक छापेमारी की, जिनमें 22,226 मामले दर्ज करते हुए 45,876 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार का नया पार्टी अध्यक्ष बनाया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी करके दी है। डॉक्टर मदन झा की बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। आपको बता दूं कि डॉक्टर मदन झा को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की कमान 18 सितंबर 2018 को सौंपी गई थी। अब पार्टी ने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर भरोसा जताया है। दरअसल डॉक्टर मदन झा
झा के कार्यकाल के दौरान 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, आधा दर्जन से भी ज्यादा उपचुनाव बिहार में हुए, लेकिन कांग्रेस की हालात पतली ही रही। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनमें से सिर्फ मात्र 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके बाद ही डॉक्टर मदन मोहन झा ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा आला कमान को सौंप दिया गया था, लेकिन उन्हें हाईकमान ने पद पर बने रहने को कहा था। अब उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना के दीघा थाना क्षेत्र की आशियाना दीघा रोड में स्थित प्रोफेसर कॉलोनी के पास फ्लिपकार्ट कार्यालय में अपराधियों ने एक बार फिर से लूटपाट की है, जहां अपराधियों ने रविवार की देर शाम 3,50,000 रुपये लूट लिए। पुलिस के अनुसार चोरों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद स्टाफ ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ दीघा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। लुटेरे ने कार्यालय से CCTV का DVR भी उखाड़ लिया। 11 महीने पहले भी यहाँ 12 लाख रुपए लूट हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के करीब 20,000 डिग्रीधारी फार्मासिस्टों का रिन्यूअल इस साल नहीं हुआ है। ये फार्मासिस्ट बिना लाइसेंस के रिन्यूअल कराए ही अपना कामकाज कर रहे हैं। मार्च 2022 के बाद से ही राज्य फार्मेसी काउंसिल में राज्य में काम करने वाले फार्मासिस्टों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। जब वैध तरीके से काम करने के लिए डिग्रीधारी फार्मासिस्टों को हर साल अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करना अनिवार्य है। हर साल लाइसेंस की वैधता 31 दिसंबर तक होती है। जनवरी से फिर से पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल का काम होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप महंगी रसोई गैस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप अपने घर में बस एक चीज ले आइए, जिससे आप अपनी जेब का बोझ कम कर सकेंगे। क्योंकि आज के समय में बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू रसोई गैस यानी कि LPG की कीमतें आपकी जेब पर अधिक बोझ डाल रही है। तो फिर आप इसे निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर सोलर स्टोव लगाना पड़ेगा। यह सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक सोलर स्टोव डेवलप किया है, जिसका नाम सूर्य नूतन रखा गया है। ये सोलर स्टोव कुकिंग के लिए बहुत शानदार है। इसे आप आसानी से किचन में रख कर के उपयोग कर सकते हैं। यह सूर्य नूतन सोलर स्टोव को 2 यूनिट के साथ आता है। इसके एक यूनिट को धूप में रखना होता है, जो चार्ज करते समय कुकिंग मोड प्रदान करता है। दूसरे यूनिट को आप अपने किचन में लगा सकते हैं। आप स्टोव को किचन में या फिर कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार रख करके उपयोग कर सकते हैं। सूर्य नूतन एक रिचार्जेबल और फिर इंडोर कुकिंग सिस्टम है, जो सौर ऊर्जा से चलता है। इसे इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र फरीदाबाद ने डिजाइन और फिर डेवलप किया है। सोलर नूतन स्टोव का इंडियन ऑयल ने पेटेंट भी किया है। दोस्तों, बिहार के छपरा में एक ऐसे श्रवण कुमार की चर्चा है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका घर ही में ही मंदिर बनवा दिया। जहाँ घर के सदस्य उनकी मूर्ति की खूब सेवा करते हैं। सुबह का खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ मूर्ति के सामने पेश किया जाता है। एक जिंदा इंसान की तरह उनकी सेवा बराबर की जाती है। घर वालों का मानना है कि ऐसा करने से उनके पिता की कमी नहीं खलती है। जब परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है कि वे हर वक्त उनके साथ है। घर परिवार से जुड़े बड़े फैसले कमरे में स्थापित मूर्ति के सामने ही लिए जाते हैं। जब बच्चे भी सुबह उठ करके मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो फिर बच्चे मूर्ति के सामने खड़े होकर के उनसे उनकी इजाजत लेते हैं। पिता की मृत्यु के बाद अपने बच्चे का पिता के प्रति आगाध प्रेम देख करके बुरी माँ भी गदगद है। वह कहते हैं कि ऐसी सेवा देख करके ऐसा महसूस होता है कि वे अपने पिता की ही साक्षात सेवा कर रहे हैं। दरअसल बिहार के सारण के हराजी गांव निवासी प्रधान शिक्षक चंद्रेश्वर दास की मृत्यु साल 2011 में हुई थी। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे ने 10 दिन के अंदर ही पिता की मूर्ति घर में बनवा करके स्थापित कर दिया। दोनों बड़े लड़के सरकारी स्कूल में टीचर है, जबकि तीसरा बेटा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर की कुरनी विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया। अब उपचुनाव के बाद हार जीत के दावे पर बातचीत होने लगी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की बात कह दी है। राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2014 के संसदीय चुनाव में जेडीयू के सिर्फ 2 सीट जीतने पर नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जब वैसे ही कुरनी में हार के बाद क्या वे फिर से इस्तीफा देंगे? सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुरनी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए गए।
और दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी है तो फिर ये खबर आपके लिए है। यह सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा को देखते हुए अंत्योदय कार्ड रखने वाले सभी परिवारों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। यह सरकार के इस फैसले के तहत सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। यह सरकार इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यक्रम शुरू भी कर चुकी है। इसके तहत कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सरकार इसे सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से कार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जन सुविधा केंद्र पर भी मुहैया कराई जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं इस योजना का लाभ लेना तो फिर आप अपना राशन कार्ड दिखा करके जन सुविधा केंद्र पर आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अमेरिका के वाशिंगटन से शुरू शुक्रवार को पटना पहुंचे एक कपल ने दिव्यांग बच्चों को गोद लिया है। जब पटना के दानापुर के एसडीएम प्रदीप सिंह ने बताया है कि कपल को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को सौंप दिया गया। यह 3 साल पहले अरिजीत नाम का विकलांग बच्चा प्रशासन को मिला था। बच्चे को गोद लेने वाली कैथरीन मिलर ने कहा कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और खुश हैं। हमने एक फिजिशियन से बात की है और अमेरिका पहुँचते ही उसकी सर्जरी करवा देंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले में महिला की हत्या के बाद उसके टुकड़े करने के मामले पर अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार के साथ साथ प्रशासन पर भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। बिहार सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। यही वजह है कि आज बिहार की महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शकील मियां सरकारी जमीन के पास अपना बासा बनाए हुए हैं जहां अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ महिलाओं और फिर बच्चियों को हमेशा परेशान किया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उनका विरोध कर पाए। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया, लेकिन आज तक थाने में इसे संज्ञान में नहीं लिया गया। ये लोग दहशत फैलाने के लिए अभियान चलाते हैं। जहाँ यहाँ एक मंदिर भी था जिसे तोड़ करके अब मदरसे का स्वरूप दे दिया गया। सत्ता में बैठे लोग वोट के लिए कब तक ऐसे चोट करते रहेंगे। आपको बता दूं कि पीरपैंती थाना में एक शरेआम एक महिला की धारदार हत्या से हत्या कर दी। महिला बाजार से अपने घर लौट रही थी, तभी बदमाश ने उन्हें पहले धक्का मार करके गिरा दिया और फिर उसके अंगों को काट दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द ही सुनहरा अवसर मिलने वाला है। जब बिहार पुलिस में 1-2 हजार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली होगी। 1 से 2 माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6,500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर ये चरणवार की जाएगी। जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। सिपाही की बहाली की अधिसूचना जल्द पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों जिला और फिर इकाइयों से सिपाही के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी थी। ये आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाहियों के पद में करीब 6500 पद खाली हैं। जब पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है। अफसरों के मुताबिक दिसंबर के आखिर या फिर जनवरी में हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की अधिसूचना केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती को भेज दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव और फिर 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें भाजपा को बढ़त मिलने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, मंगलवार को भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव हो चुके हैं, अब जनता ने जो फैसला किया होगा वे सभी के सामने है। जब कोरोना उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि अब जो भी परिणाम आएगा उसे स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन के बाद मैंने उनसे बात की है। यह साथ ही तेजस्वी यादव से भी फोन पर उनकी हालात के बारे में जानकारी मिली है। सब कुछ अच्छे से हो गया है। देश के संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि भीमराव अम्बेडकर के प्रति हमारे मन में बहुत बड़ा भाव है। उनके कारण गरीब को पढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हर वर्ग को समाज में खड़ा होने के लायक बनाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान पहुंची। जब अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता हर दिन नए रंग में दिखाई दिए। जब मंगलवार की सुबह उन्होंने दिलचस्प तरीके से अपनी यात्रा शुरू की। दरअसल मार्च की एक झलक पाने के लिए भाजपा के झालावाड़
कार्यालय की छत पर काफी लोग जमा थे, जिन्हें राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया। यह न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधते हुए पूछा था कि वे जय श्री राम और हे राम का नारा क्यों नहीं लगाते हैं। आज यात्रा खेल संकुल से शुरू हुई है, जहां राहुल गांधी सोमवार की रात रुके थे। राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई मंत्री और फिर विधायक भी मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन किसानों के हित में लड़ाई लड़ने की बात होती तो है तो फिर इस लाइन में सबसे पहले सुधाकर सिंह ही खड़े होते हैं। जब सुधाकर सिंह ने 44 साल बाद एक विधेयक लाने का फैसला किया है जो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ा सकती है। जी हाँ, सुधाकर सिंह ने कहा है कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो फिर इससे बिहार के किसानों की बदहाली दूर हो जाएगी। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने 10 साल पहले ही किसानों के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार के किसानों की स्थिति आज भी वही है जो 10 साल पहले थी। किसानों की परेशानी दूर करने के लिए वे एक प्राइवेट विधेयक ला रहे हैं। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि वे कल से बिहार के अलग अलग राज्यों के दौरा करेंगे और फिर किसानों से मिलकर के कृषि पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। यहाँ शराब पीने या फिर शराब की बोतल के साथ पकड़े जाने पर कठोर सजा सुनाए जाने के प्रावधान है। इसके बाद अब इसको लेकर के एक जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून का भय दिखा करके बिहार में लोगों को डराया जाता है, इसी कारण कोई भी पर्यटक बिहार में रुकना नहीं पसंद करते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री नालंदा में एक समारोह में शामिल हुए थे, जब वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही जहां पर्यटक का स्वागत किया जाना चाहिए, उन्हें शराबबंदी के नाम पर डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का सभ्यता काफी धनी है। हमारे यहाँ नालंदा, राजगीर, पवापुरी, बोध गया, बगहा है। यहाँ बहुत पर्यटक स्थल है जहाँ लोग आते हैं, लेकिन लोग क्यों बड़ी संख्या में नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे कई कारण है। उसमें से पहला कारण बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं होना है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह बिहार में शराबबंदी लागू होना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव पर लगने वाला ग्रहण छट गया है। अब नगर निकाय चुनाव का रास्ता बिल्कुल भी साफ हो गया है। दरअसल बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई अगले साल 20 जनवरी को होगी, यानी कि इससे पहले ही बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा। जब बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे, जब पहले चरण के लिए वोटिंग 18 दिसंबर को होगी और 20 दिसंबर को मतों की गिनती करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी और 30 दिसंबर को मतों की गिनती करके परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पहले यह चुनाव अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया है। जब बिहार नगर निकाय चुनाव के खिलाफ मीनाक्षी अरोड़ा और फिर राहुल श्याम भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई अगले साल 20 जनवरी 2023 को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और फिर जस्टिस JK महेश्वरी मामले में सुनवाई करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह जिले के हीरा ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट की बात सामने आ रही है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर नक्कू आस थाना की है, जहां हीरा ज्वेलर्स में महिला के साथ 6-8 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बना करके 1 करोड़ रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े इस बड़ी लूट के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO मौके पर पहुंच करके मामले की जाँच में जुट गई है। बताया जाता है कि 4 लोग कस्टमर बनकर के शॉप में यानी कि दुकान में घुसे और सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। उनके पीछे 4 और बदमाश आए, जिनके हाथ में बंदूक थी। हथियार के बल पर उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां लगे CCTV कैमरे भी तोड़ करके अपने साथ ले गए। दोस्तों, बात करते हैं कि राहुल गांधी के सामने मोदी के नारे लगने पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर के केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर जम करके वार किया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि वे दिन दूर नहीं जब मोदी का नारा लगाने वाले महंगाई चिल्लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने देवरिया घाट में संवाददाताओं से बात की। यात्रा के दौरान छत पर खड़े कुछ युवाओं द्वारा मोदी के नारे लगाए जाने से संबंधित वीडियो के वायरल होने का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे दिन दूर नहीं जब वे मोदी नहीं बल्कि महंगाई चिल्लाएंगे।
उन्होंने कहा है कि हम कतई चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनका यानी मोदी है तो फिर मुमकिन है का नारा असली बात नहीं है। असली बात यह है कि मोदी है तो फिर महंगाई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश के असल सवाल रोजी रोटी और फिर कपड़ा एवं मकान है और कांग्रेस इन सवालों के जवाब के लिए यात्रा निकाल रही है। जहां उन्होंने कहा है कि हमारा ये संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ करके रखेंगे और फिर किसी भी स्थिति में देश को बांटने नहीं देंगे। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बच्चे इस यात्रा में आते हैं तो फिर शिकायत की जाती है, लेकिन जब गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा है कि हमने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान हुए होते हुए देखा है जो शायद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमने देखा है कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वे चुनावी मंचों से खुलेआम गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये अपने आप में बहुत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। अगर संस्थाएं इसी तरीके से काम करती रही तो फिर देश के लिए ये एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर के जाएं। दोस्तों बात करेंगे कि पटना के मसूरी में जन वितरण प्रणाली द्वारा राशन कार्ड धारियों को जो चावल वितरण किया गया है उसे प्लास्टिक का बताया जा रहा है। लोगों में चावल को लेकर के संयम है और डर इस बात का है कि प्लास्टिक चावल खाने से किसी तरह की बीमारी तो नहीं होगी। जहां कार्ड धारियों का कहना है कि वितरण किए गए चावल में प्लास्टिक के चावल मिला हुआ है जो बनाने में गलता नहीं है, इससे बीमारी का खतरा लगता है। कुमारी मधुला का कहना है कि ये आम चावल की तरह नहीं है, जब इसे भूजा बनाया जाता है तो फिर ये फूटता भी नहीं है और जस की तस रह जाता है। इसके साथ ही चावल को कितना भी उबाला जाए मगर गलता ही नहीं है। वहीं उज्जवल कुमार का कहना है कि ये चावल आम चावल से काफी अलग दिखता है, देखने में थोड़ा बहुत चावल दिखाई देता है और ये गलत भी नहीं है। जन वितरण प्रणाली से ये वितरण किया जा रहा है, इस पर हम अनुमंडल अधिकारी और फिर जिला अधिकारी से जांच की मांग करते हैं। इस संबंध में आपूर्ति पदाधिकारी मसूरी मुकेश कुमार का कहना है कि इस तरह के चावल में प्लास्टिक चावल नहीं मिला हुआ है बल्कि 1% प्रोटीन युक्त फोर्टिलाइज्ड चावल मिला हुआ है। यह स्वास्थ्य के लाभकारी है और फिर कुपोषण एनीमिया में फायदा होता है। दोस्तों खबर राजधानी पटना से है, जहां दवा की एक दुकान में भीषण आग लग गई। मामला राजधानी पटना के गोविंद मित्रा रोड का है। यह आग इतनी भीषण थी कि इसके कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक आग बुझाने की कोशिश जारी रही। घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आग अजंता फार्मा नाम के एक दुकान में लगी थी। जिस दौरान ये घटना घटी उस वक्त दुकान बंद थी। यही वजह है कि आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह उप मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर बात करके आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ संबंधित जानकारी प्राप्त की है। जहां सिंगापुर में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलकर उन्हें बुके भेंट किया तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिंगापुर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नया वीडियो आया है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आप सबकी दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया, उन्हें बेहतर महसूस करवाया। आज पापा ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। वीडियो में लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप लोगों ने दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया है। हालांकि वीडियो बस मात्र 10 सेकेंड का है, लेकिन राजद समर्थक और लालू समर्थक के लिए काफी है। दोस्तों प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में अब तक जो भी सरकार बनी है सबके सब बिहार वासियों से नाइंसाफ किया है, सबके सब बिहार वासियों को ठगा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जमीन पर हुए अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि बिहार समस्याओं के ढेर पर खड़ा है, जहां शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य बिल्कुल लचर स्थिति में है। रोजगार जैसी समस्या एक भीषण संकट का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई मुद्दों पर हम लोगों की राय सुन रहे हैं, साथ ही अपनी बात भी रख रहे हैं। लोगों की समस्याओं को सुन करके उसे संकलित भी करते जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चिरिया प्रखंड के बेरिया गांव में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक जितने हाथ पकड़े हैं कोई दल, कोई नेता चुनाव नहीं हारा है। इस बार आपका हाथ पकड़ रहे हैं, यानी कि जनता का हाथ पकड़ रहे हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। भरोसा करके आप आइए और अपने आप पर दाव लगाइए और जनता की सरकार बनाइए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पद यात्रा के माध्यम से आपसे सिर्फ आशीर्वाद मांगने आया हूं। जो काम 30-40 साल में नहीं हुआ है वो मैं काम करने आया हूं। आपका साथ होगा
तो यकीन कीजिए इस बार बिहार में जो होने वाला है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के हर पंचायत की समस्या से रूबरू होकर के उसका समाधान निकालने की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मखाना के बाद अब मरचा चूरा को भी जीआई टैग मिलेगा। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान चूरा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जीआई टैग मिलना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी कुंदन कुमार के दिशा निर्देश के आलोक में अधिकारियों की एक पूरी टीम मरचा चूरा को जीआई टैग दिलाने के लिए करीब 1.5 साल से कार्य कर रहे हैं। ये प्रयास अब अंतिम चरण में है। जल्द ही जिले के मरचा चूरा को जीआई टैग मिलने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था धीरे धीरे आउटसोर्सिंग मोड में चली गई है। जहां बिहार में बैंकों की शाखाओं से 5 गुना ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि सीएसपी है। राज्य सरकार हर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलने के लिए कहती है और बैंक सीएसपी का हवाला देकर के हर गांव में बैंक पहुंचाने की बात करता है। यह सीएसपी संचालक द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें भी बैंकों को मिलती रहती है। अब तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कोर बैंकिंग गतिविधियों में आउटसोर्सिंग को लेकर के सचेत किया है। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने चेतावनी दी है कि बैंक की मुख्य गतिविधियों की अत्यधिक आउटसोर्सिंग से संकेंद्रण जोखिम पैदा होगा। उन्होंने बैंकों को अपनी मुख्य गतिविधियों को आउटसोर्स नहीं करने का सलाह दिया है, जबकि बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में सेवाओं की आउटसोर्सिंग में वृद्धि हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि G20 मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में जदयू आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए। अब इस बात को लेकर के बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू आरजेडी पर संयुक्त रूप से हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 बार धोखा देने वाले नीतीश कुमार के अंदर अब पीएम मोदी के सामने पड़ने की हिम्मत नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 2 बार धोखा दिया है, उनमें पीएम के सामने पड़ने की हिम्मत नहीं, इसीलिए G20 मुद्दे पर बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में ना सीएम गए और न ही जदयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। आरजेडी ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से नजर चुरा रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि अब पीएम के बिहार आने पर क्या सीएम नीतीश कुमार प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम का स्वागत करने भी नहीं जाएंगे? क्या वे केंद्र सरकार की उन बैठकों में नहीं शामिल होंगे जिसमें पीएम उपस्थित रहेंगे? सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि ऐसे रवैये से राज्य का नुकसान होगा, बिहार की छवि खराब होगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा अपने पिता के लिए किडनी देना हर किसी के लिए अनुकरणीय है। रोहिणी आचार्य की इस कदम की हर कोई प्रशंसा कर रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी को रोहिणी आचार्य से सीख लेनी चाहिए। ये बातें विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कही है। उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य का ही त्याग है कि आज हर जगह उनकी ही चर्चा है और सारे लोग रोहिणी की प्रशंसा कर रहे हैं। या साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर किसी को रोहिणी की जैसी बेटी मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार और माता पिता के लिए रोहिणी का त्याग उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों की तुलना में बेटों की चाह अधिक रखते हैं। रोहिणी ने इस बात को बखूबी साबित कर दिया है कि परिवार और संस्कार से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। जय वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि आने वाली पीढ़ी रोहिणी ने पारिवारिक आदर्श और त्याग की जो लकीर खींची है उसे पार पाना शायद ही हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। दोस्तों बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला निकल कर के सामने आया है। यहाँ योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद अब बेगूसराय न्यायालय की तरफ से धोखाधड़ी करने के मामले में इन दोनों को समन जारी कर दिया है। यह बेगूसराय न्यायालय से इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पतंजलि के बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ समन जारी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की है। रोहिणी के साहसपूर्ण निर्णय का हर कोई तारीफ कर रहे हैं। विरोधी भी रोहिणी की तारीफ करने में पीछे नहीं है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए अपनी बहन की यानी कि रोहिणी की खूब तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। वह अवर्णनीय और अविश्वसनीय है। जब तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है वह अवर्णनीय और फिर अविस्मरणीय है। इससे पहले कई विरोधी नेताओं ने भी रोहिणी आचार्य की खूब तारीफ की है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।